Hello students, welcome to the Synthboard lectures by Sanjay Om in second year biology chapter number 1 होम्योस्टेटिस के पार्ट 3 एक्सक्रीशन के अंदर आज हम यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन को डिस्कस करेंगे। और इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने बुक का पेज नंबर 14 एंड 15 ओपन किया हुआ है। तो इस टॉपिक इस पूरे पेज के अंदर 14 एंड 15 के अंदर जो टॉपिक है हम इसे कवर करेंगे, जिसमें हम यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद किडनी और नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो मैंने हाईलाइट की हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसे आपको याद रखना ज़रूरी है। तो आज मैं इस टॉपिक को बुक से नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जिसे मैं समझता हूँ कि अगर मैं आपको इसको डायग्रामेटिक वे में डायग्राम्स के थ्रू समझाऊँ तो ये आपको ज़्यादा समझ आएंगे एज़ कम्पेयर टू कि मैं बुक सामने रख कर आपको समझाने की कोशिश करूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आज इस वीडियो को समझने के बाद जब आप बुक के पेज नंबर 14 और 15 को रीड करेंगे तो आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक डायग्राम मौजूद है। ये डायग्राम है यूरिनरी सिस्टम की। यूरिनरी सिस्टम का क्या मतलब होता है? जब डिफरेंट ऑर्गन एक साथ काम कर रहे हैं जब तब एक बनता है सिस्टम। तो ये है पूरा यूरिनरी सिस्टम, जिसके अंदर एक्सक्रीशन का वर्क हो रहा होता है, जो आपके ब्लड को प्यूरिफाई कर रहा होता है। ये बेसिकली यूरिनरी सिस्टम का क्या काम होता है? ये आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है। आपके ब्लड के अंदर तमाम वो चीज़ें जो आपके काम की नहीं है, तमाम वो वेस्ट प्रोडक्ट जिसे बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना है, वो ब्लड सारा इस यूरिनरी सिस्टम में आता है और यूरिनरी सिस्टम उस ब्लड को प्यूरिफाई करता है। प्यूरिफाई करने के बाद उस ब्लड को दोबारा बॉडी के अंदर भेज देता है और जो उसके अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं उन वेस्ट प्रोडक्ट को वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो चलें डिस्कस करते हैं कि यूरिनरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट हैं। तो यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन की अगर हम डिस्कस करें तो उसमें जो सबसे पहला पार्ट आ रहा है दैट इज अ पेयर ऑफ बीन शेप ऑर्गन। एक पेयर मौजूद होता है बीन शेप, लोबिया की तरह के शेप के ऑर्गन का, जिसे हम कहते हैं किडनी, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इन्हीं दोनों किडनी से एक एक डक्ट निकल रही होती है, वन पेयर ऑफ डक्ट। ठीक है, इन दोनों ईच किडनी से एक डक्ट निकल रही होती है। डक्ट का मतलब होता है रास्ता, पाइपलाइन या वेसल। ठीक है, और इस डक्ट को हम नाम देते हैं यूरेटर। ये किडनी से निकल रही होती है और निकलने के बाद ये एक और बॉडी के अंदर आकर अटैच होती हैं, जिस बॉडी को हम कहते हैं अ मेम्ब्रेनियस सैक लाइक ऑर्गन। मेम्ब्रेनियस का मस्क्यूलर सैक लाइक ऑर्गन मतलब मसल्स का बना हुआ एक पाउच होता है। ठीक है, जिसे हम यूरिनरी ब्लैडर कह रहे होते हैं। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि जब किडनी से जो वेस्ट मटेरियल है वो यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आता है, तो यूरिनरी ब्लैडर उसे कुछ टाइम के लिए स्टोर करता है। और जब ये यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है तो फुल होने के बाद वो जो वेस्ट मटेरियल है जिसे हम यूरिन कहते हैं, वो यूरिन इस यूरिथ्रा के थ्रू बाहर निकलता है। इस यूरिथ्रा के थ्रू बाहर निकलता है। तो यूरिथ्रा बेसिकली वो ट्यूब है जिस ट्यूब के थ्रू यूरिन बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रहा होता है या हमारी बॉडी से यूरिन एम्प्टी हो रहा होता है। अब अगर हम बात करें इस यूरिथ्रा की, तो इस यूरिथ्रा के अंदर एक वॉल मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं स्पिंक्टर वॉल। क्या कह रहे होते हैं? स्पिंक्टर वॉल कह रहे होते हैं। और बेसिकली अगर मैं इसकी स्पेलिंग लिखूं तो ये बेसिकली यहाँ मौजूद होता है और इसे हम कह रहे होते हैं स्पिंक्टर वॉल। और ये बिल्कुल एक वॉल्व की तरह काम करता है और ये कंट्रोल करता है रिलीज ऑफ ब्लड के यूरिन के रिलीज को ये कंट्रोल कर रहा होता है। तो जब ये यूरिन के रिलीज को कंट्रोल कैसे करता है कि जब आपका यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है तो ये कहता है कि अब यूरिन आपने एक्सक्रीट आउट करना है, तो ये वॉल्व ओपन हो जाता है। और जब आपने नहीं करना होता तो ये वॉल्व क्लोज रहता है। तो ये कंट्रोल करता है। अब हम आते हैं किडनी की तरफ। ये जो पूरा पार्ट है यूरिनरी सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स थे। अच्छा, इसके अंदर अगर कुछ चीज़ें और बताऊं तो आप देख सकते हैं कि वेन्स आपको नज़र आ रही होंगी। एक वेन है, एक आर्टरी है। तो हमारी बॉडी की जो सबसे बड़ी वेन है ना, उसे हम कहते हैं वेना कावा। और जो सबसे बड़ी आर्टरी है उसे हम कहते हैं एओर्टा। लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा है डॉर्सल एओर्टा। डॉर्सल एओर्टा का मतलब जो बैक साइड पर है। बैक साइड का मतलब ये कि अगर हम बात करें, अगर हम किसी भी शख्स का एब्डोमेन को कट करेंगे तो हमें डायरेक्ट डॉर्सल एओर्टा, हमें डायरेक्ट जो है वो एओर्टा नहीं नज़र आएगी। हमें पहले जो है वो इंटेस्टीन नज़र आएगा। इंटेस्टीन के बाद जाकर पीछे कहीं मौजूद होगी डॉर्सल एओर्टा, जो बिल्कुल आपकी जो बैकबोन है जिसे हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं उस बैकबोन के साथ अटैच होती है। तो ये इसीलिए हम इसको डॉर्सल एओर्टा कह रहे होते हैं। ये आर्टरी होती है, बेसिकली बड़ी बिग आर्टरी होती है। और आप ये भी जानते हैं कि वेन का जो काम होता है, वेन का काम होता है ब्लड को हार्ट की तरफ ले जाना, और आर्टरी का काम होता है हार्ट से ब्लड को बॉडी तक ले आना। चलें अब किडनी को डिस्कस करते हैं डिटेल में कि किडनी क्या है। ये आप देख रहे हैं किडनी मौजूद है आपके सामने
और तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि किडनी एक बीन शेप ऑर्गन है, एक लोबिया की तरह है, और तकरीबन अगर इसकी हम लंबाई की बात करें तो ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। और इसको आप ऐसे मेजर कर सकते हैं कि आप सोचें कि एक स्केल अपना लें और स्केल। अब अगर हम किडनी के लोकेशन की बात करें तो किडनी बेसिकली हमारी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर मौजूद होती है। एब्डोमेन की कैविटी जितनी भी है उसमें मौजूद होती है, और ये बिल्कुल डॉर्सल बॉडी, जो हमारी डॉर्सल पार्ट है बॉडी का, मींस जो कमर है, कमर में आइदर साइड में, तो दोनों तरफ वर्टिबल कॉलम जो हमारे पीछे बैकबोन है, इसी के साथ ये अटैच होती है तकरीबन किडनी। और ईच किडनी, अगर हम दोनों किडनी की बात करें तो उन किडनीज़ के अराउंड एक थिन मेम्ब्रेनियस कवरिंग होती है जिसे हम पेरिटोनियम कहते हैं। ये याद रखिएगा, ये पेरिटोनियम पूछा जाता है कि किडनी के ऊपर की कवरिंग का क्या नाम है। तो किडनी के ऊपर जो कवरिंग होती है वो पेरिटोनियम होती है, और दोनों किडनीज़ के ऊपर यहाँ पर इस जगह पर एक ग्लैंड मौजूद होता है जिसे हम एड्रेनल ग्लैंड कहते हैं, और ये एड्रेनल ग्लैंड डिफरेंट काम करता है। अच्छा, अब एक और चीज़ ये कि ये किडनी जो है, ये किडनी अटैच होती है वेना कैवा एंड एओर्टा के साथ। तो एओर्टा इज़ बेसिकली आर्टरी, उस आर्टरी से जो आर्टरी किडनी के अंदर एंटर होती है उसे हम रीनल आर्टरी कहते हैं। रीनल क्यों कहते हैं? क्योंकि रीनल इज़ बेसिकली जो रीनल वर्ड है इसका मतलब होता है किडनी। तो जहाँ भी रीनल वर्ड आएगा तो आप समझ जाएंगे किडनी की बात हो रही है। तो आर्टरी का क्या मतलब कि रीनल आर्टरी के थ्रू किडनी ब्लड रिसीव कर रही होती है। और रीनल आर्टरी किससे अटैच होती है? डोर्सल एओर्टा से, जो मैं आपको यहाँ बता चुका। उसके बाद एक और होती है रीनल वेन। वेन का काम होता है ब्लड लेकर जाना, तो किडनी से ब्लड को लेकर जाती हैं या किडनी से ब्लड आउट होता है थ्रू रीनल वेन। और एक और पार्ट होता है किडनी के अंदर, जिस पार्ट के अंदर, जैसे ये जो पार्ट है, अगर आप इस पार्ट पे फोकस करें, यहाँ पर ये जो पार्ट है, इस पार्ट के अंदर क्या हो रहा है कि रीनल वेन और रीनल आर्टरी इंटर हो रही है। तो इस पार्ट को हम कहते हैं हाइलस। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? हाइलस कह रहे होते हैं। इसी तरीके से अगर हम इस किडनी को कट कर लें, ठीक है, जैसे कि ये किडनी कट है, बिल्कुल कट कैसे है, मैं सीधा स्ट्रेट मतलब यूँ रखकर एक किडनी को रखकर सेंटर से कट कर दूँ, मतलब दो हिस्से कर दूँ, तो आप देख सकते हैं कि जैसे ये किडनी क्लोज है। अब इसी किडनी को जब मैंने कट किया तो ये लॉन्गिट्यूडल सेक्शन है, इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडल सेक्शनल। तो लॉन्गिट्यूडल सेक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें दो पार्ट्स होते हैं। दो पार्ट कौन से होते हैं? दो पार्ट ये होते हैं, दो रीजन्स होते हैं। एक होता है आउटर डार्कर रीजन, बाहर का हिस्सा जो है वो डार्क होता है, और एक होता है इनर रीजन। आप जस्ट आप इतना फोकस करें कि ये जो पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब ये जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, मतलब ये जो पिरामिड, ये यहाँ से पहले वाला पार्ट, इससे पहले वाला, ये जितना भी पार्ट है, ये डार्कर पार्ट है। उस डार्कर पार्ट को हम कहते हैं कॉर्टेक्स। क्या कह रहे होते हैं? कॉर्टेक्स। और इसी तरीके से इस कॉर्टेक्स के बाद वाला हिस्सा, मतलब जिसमें ये सारा आ रहा है, इस पार्ट को हम क्या कह रहे होते हैं? ये इनर लाइटर रीजन होता है, मतलब इतना डार्क नहीं होता, जिसे मिड्यूला कह रहे होते हैं। अब अगर हम मिड्यूला जिसे पता है, अब अगर हम मिड्यूला की बात करें तो मिड्यूला के अंदर कोन शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं, कोन की तरह के, जैसे ये बने हुए, इसे हम कहते हैं पायरामिड्स। इसे हम क्या कह रहे होते हैं? पायरामिड्स। तो ये बेसिकली कोन शेप स्ट्रक्चर्स हैं जिसे हम पायरामिड्स कह रहे होते हैं। अच्छा, अब अगर हम इस पायरामिड्स की बात करें तो हर पायरामिड से, जैसे ये पायरामिड है, ये सारे पायरामिड हैं, इन पायरामिड से जो यूरिन है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप कंटिन्यूसली गिर रहा होता है, यहाँ से कंटिन्यूसली ड्रॉप बाय ड्रॉप गिर रहा होता है। और गिरता किस पार्ट में? इस पार्ट के अंदर गिरता है। और इस पार्ट को हम क्या कह रहे होते हैं? इस पार्ट को हम कहते हैं पेल्विस। इस पार्ट को हम कह रहे होते हैं पेल्विस। और पेल्विस में आने के बाद ये यहाँ से यूरेटर में, और यूरेटर के बाद ब्लैडर में, और ब्लैडर के बाद वो यूरेथ्रा के थ्रू आउट हो जाता है। तो ये तो बेसिकली किडनी का इंट्रोडक्शन है जो आपकी बुक में मौजूद है। अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड पार्ट, नेफ्रॉन को। बेसिकली नेफ्रॉन की अगर मैं बात करूं तो नेफ्रॉन दो पार्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है दो तरीके से। वो कैसे कि अगर आप यहाँ देखें तो ये है आपके पास कॉर्टेक्स रीजन और ये है आपके पास मेड्यूला का रीजन। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि नेफ्रॉन कहाँ होता है, तो नेफ्रॉन का हाफ पार्ट कॉर्टेक्स में होता है और हाफ पार्ट यूँ होता है। हाफ पार्ट आपको नेफ्रॉन कॉर्टेक्स में दिखेगा नेफ्रॉन का, और हाफ पार्ट आपको मेड्यूला में दिखेगा। अब हम नेफ्रॉन का स्टडी करते हैं और नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर्स की लेबलिंग भी मैं आपको बताता हूँ। सो ये बेसिकली नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है पूरा। और ये नेफ्रॉन आपकी एक किडनी में तकरीबन
10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं एक किडनी के अंदर, और इसीलिए इसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कहा जाता है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ये एमसीक्यू से पूछा जाता है कि किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या है, तो किडनी का फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन है। और इस नेफ्रॉन का काम जस्ट एक्सक्रीशन नहीं है, ये एक्सक्रीशन के साथ साथ ऑस्मो रेगुलेशन भी कर रहा होता है। ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है, वाटर की रेगुलेशन भी करता है, और जब बॉडी के अंदर वाटर ज़्यादा होता है तो ये नेफ्रॉन उस वाटर को रिमूव भी करता है। तो इस तरीके से ये ऑस्मो रेगुलेशन भी कर रहा है और ये एक्सक्रीशन के प्रोसेस को भी रोल इसका जो है वो प्ले कर रहा है। अब ज़रा ये आपको ना डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड दिख रही होगी, पहले मैं ना आपको सिंपल शॉर्ट सा बताता हूँ, उसके बाद इस डायग्राम पे आता है। देखिए ये जो डायग्राम आपको दिख रही है ना, इसी डायग्राम को मैं ज़रा सा सिंपल करता हूँ। तो देखिए ये जो हिस्सा जो कॉइल बना हुआ है इसको हम स्ट्रेट कर देते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने कुछ चीज़ें याद रखनी है। वो चीज़ें क्या याद रखनी है, अब देखें सबसे पहले ब्लड जब रीनल आर्टरी के अंदर इंटर होता है, रीनल आर्टरी के अंदर इंटर होता है, तो इंटर होने के बाद वो किडनी के अंदर आता है, और किडनी में आने के बाद वो नेफ्रॉन के अंदर इंटर होता है। तो पहले मैं आपको नेफ्रॉन थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताऊं, उसके बाद बताता हूँ कि ब्लड किस तरीके से नेफ्रॉन के अंदर जाता है और किस तरीके से यूरिन को प्रोड्यूस करता है। सो बेसिकली ये जो नेफ्रॉन है, इस नेफ्रॉन में एक बाहर की तरफ कैप्सूल की तरह का शेप है, ये कैप्सूल दिख रहा है यूँ, इस कैप्सूल को हम कहते हैं बॉमन्स कैप्सूल। क्या कह रहे होते हैं, बॉमन कैप्सूल। और इस बॉमन कैप्सूल के अंदर एक कैपिलरी का स्ट्रक्चर है जिसे हम कह रहे होते हैं ग्लोमेरुलस। अच्छा, अब क्या होता है कि ग्लोमेरुलस है और यहाँ पे बॉमन कैप्सूल है, बॉमन कैप्सूल से एक ट्यूब आती है, बॉमन कैप्सूल से ट्यूब आती है, कहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक। इस ट्यूब को हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, या फिर हम इसको कहते हैं पीसीटी। उसके बाद ये जो पूरा पार्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो यू शेप बन रहा है, इसे हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, यहाँ से आ रही है और उसके बाद वो यहाँ नीचे आ रही है। तो ये वाला पार्ट जो है डेट इज़ असेंडिंग पार्ट, ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, ये पार्ट कहलाएगा डिसेंडिंग, ये कहलाएगा डिसेंडिंग पार्ट। और ये यहाँ से यूँ आया, फिर यहाँ से ये ऊपर जा रहा है दोबारा, तो इसे हम कहेंगे असेंडिंग पार्ट, असेंडिंग पार्ट ऑफ हेनले एंड डिसेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले। फिर जब ये ऊपर जाता है तो उसके बाद ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है इसे हम कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, या फिर हम इसे कहते हैं डीसीटी। और इसके बाद ये डीसीटी जो है ये आकर इस डक्ट के अंदर आ जाती है, इससे जॉइंट होती है, जिसे हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। तो आई होप कि एक छोटा सा रिव्यू आपको समझ आ गया होगा लूप ऑफ हेनले के पार्ट्स का। अब हम लूप ऑफ हेनले के पार्ट्स को तो डिस्कस किया, अब हम ये डिस्कस करते हैं कि कैसे ब्लड कैसे एंटर होता है और क्या हो रहा होता है। सो सबसे पहले मैं आपको ना कैपिलरीज और ब्लड के एंटर होने का सिस्टम समझाऊंगा। सो सबसे पहले क्या हो रहा होता है कि जो ब्लड है वो ब्लड, ये ब्लड जब रीनल आर्टरी के थ्रू, सबसे पहले रीनल आर्टरी के थ्रू किडनी में एंटर हुआ, किडनी के बाद जब ये किडनी के अंदर इंटर होकर क्या करता है, एक लूप ऑफ हेनले में इंटर होने की कोशिश करता है। तो लूप ऑफ हेनले में ये ब्लड इफरेंट आर्ट्रियोल, आर्टरी की अगर हम मज़ीद उसको मतलब पतला कर दें, आर्टरी को मज़ीद पतला कर दें, छोटा कर दें, तो वो आर्टरी से आर्ट्रियोल बन जाती है। सबसे बड़ी जो आर्टरी थी डेट इज़ एओर्टा, एओर्टा के बाद अगर वो मज़ीद पतली हो जाए तो उसे कहते हैं आर्टरी, और फिर वो और मज़ीद पतली हो जाए तो हम उसे आर्ट्रियोल कह रहे होते हैं। तो ये रीनल आर्टरी किस में कन्वर्ट हो जाती है, एफरेंट आर्ट्रियोल में। एफरेंट आर्ट्रियोल इसे लेकर जाता है ग्लोमेरुलस नेटवर्क के अंदर, वो जो बॉमन कैप्सूल के अंदर का जो नेटवर्क था ना, वहाँ ये एंटर होती है। एंटर होने के बाद ये आर्ट्रियोल किस में कन्वर्ट हो जाती है, कैपिलरीज में। ठीक है, कैपिलरीज में कन्वर्ट होने के बाद ये कैपिलरीज दोबारा से आर्ट्रियोल की शेप में आती हैं, और यहाँ से जब ये वापस निकलती है तो हम इसे कहते हैं इफरेंट आर्ट्रियोल। ई मीन्स एग्जिट, और फिर ए का मतलब आप इंटर समझ लो। ई से एग्जिट याद रख लो तो आपको पता चल जाएगा कि ग्लोमेरुलस जो है उसके अंदर कौन सी आर्टरी इंटर हो रही थी, आर्ट्रियोल इंटर हो रही थी और कौन सी बाहर नहीं। जिसमें ई है वो एग्जिट होती है और जिसमें ए है वो इंटर होती है। जब एग्जिट होगी तो एग्जिट होने के बाद ये इफरेंट आर्ट्रियोल दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। नंबर 1 इज प्रीटिब्यूलर एंड नंबर 2 इज वैसा रेक्टा। अब आप कहोगे सर ये कैसे, वो ऐसे कि आप यहाँ देखें कि ये आपके पास जो इफरेंट आर्ट्रियोल है ये यहाँ से निकली, और निकलने के बाद देखो कि नेफ्रॉन के ऊपर ही अपना एक जाल बिछा रही है।
नेफ्रॉन के ऊपर ही। तो अब नेफ्रॉन के ऊपर अगर ये जो पार्ट है, दो पार्ट देख लो, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ मैं, यहाँ से ये आई, इसके ऊपर भी अपना वो जाल बिछाया हुआ है, इसके ऊपर भी। तो अगर हम जस्ट लूप ऑफ एनले की बात करें, डेट इज़ ये जो यू शेप है, इस यू शेप के ऊपर जितनी ये ब्लैक कलर की आपके पास कैपिलरी नेटवर्क आ रहा है, या ये जो आर्ट्रियोल आ रही है, इससे हम कहते हैं वेसा रेक्टा। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो ये नेटवर्क है, इसे हम कहते हैं वेसा रेक्टा, ठीक है। और इसके बाद ये जो पीसीटी एंड डीसीटी के ऊपर जो कैपिलरीज का नेटवर्क है, इसे हम कहते हैं प्री टिब्यूलर आर्टरीज या कैपिलरी नेटवर्क कह सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ सिस्टम हो रहा होता है। अब ज़रा मैं आपको ये बता दूं कि किस तरीके से ब्लड यहाँ पे आने के बाद होता क्या। तो सबसे पहले जब ये जो हमारे पास बॉडी मौजूद है, जब यहाँ से इफरेंट आर्ट्रियोल आती है, तो इफरेंट आर्ट्रियोल कैपिलरी के स्ट्रक्चर में आती है। तो कैपिलरी के स्ट्रक्चर में आने के बाद यहाँ पर क्या होता है कि ये कैपिलरी के नेटवर्क से ब्लड यहाँ से डिफ्यूजन के थ्रू इस पीसीटी के अंदर, ये जो ट्यूब दिख रही है, ये पीसीटी के अंदर एंटर होता है। किससे एंटर हो रहा है? यहाँ से, इस ग्लोमेरुलस कैप्सूल से ये पीसीटी के अंदर एंटर हो रहा है। जब ये पीसीटी के अंदर इंटर होता है, तो इंटर होने के बाद ये यहाँ पर आता है लूप ऑफ एनले में, और लूप ऑफ एनले से ये होता हुआ आता है डीसीटी में, ठीक है। और डीसीटी के बाद ये आता है कलेक्टिंग डक्ट में। और ये कलेक्टिंग डक्ट जो है ना, ये बेसिकली वो पार्ट था पैरामिड का जहाँ पे मैं कह रहा था ना ड्रॉप वाइज ब्लड गिर रहा है। तो ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, ये कलेक्टिंग डक्ट बेसिकली पैरामिड के अंदर ड्रॉप वाइज यूरिन को एक्सक्रीट आउट कर रही होती है। और ये ड्रॉप वाइज यूरिन कहाँ जा रहा होता है? ये जा रहा होता है इस पेल्विस के अंदर, और इस पेल्विस के बाद ये यूरेटर में आता है, और यूरेटर में आने के बाद ये गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर के बाद ये यूरेथ्रा से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो ये थी लेबलिंग, और ये था आपका पेज नंबर 14 एंड 15 का पार्ट। आई थोड़ा सा लंबा हो गया, इसके लिए माजरत। खैर, कॉन्सेप्ट समझाना तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। आपको कोई भी क्यूरीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इसी के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।